पिछले साल पूरी दुनिया का ध्यान ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ रही टेंशंस और रशिया के द्वारा यूक्रेन की इन्वेजन पर था। Chinese President Xi Jinping has warned President Biden against playing with fire over Taiwan. The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? और ये दोनों ही इवेंट्स इतने ज्यादा सीरियस थे कि इनकी वजह से वर्ल्ड सुपर पावर्स के बीच न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली न्यूक्लियर वॉर जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, पर रशिया और यूक्रेन के बीच डायरेक्ट वॉर अभी भी चल रहा है। Their artillery strikes and ground assaults at several points along the front line. Forces have been using the Western weapons to good use. They have hit areas which were earlier beyond its range. बट रिसेंटली ऐसे ही एक और कॉन्फ्लिक्ट सूडान में शुरू हुआ है, जिसको अगर जल्दी ना रोका गया तो हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में पिछले 10 सालों में हुए उन कॉन्फ्लिक्ट्स में ऐड हो जाए जिन कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स में 100 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 339 मिलियन से ज्यादा लोगों को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की जरूरत है। Somali refugees are given emergency rations that are meant to last 3 weeks. अगर हम पिछले 20 सालों में जो वॉर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट में हुई हैं, अगर हम उनके इवेंट्स और डेटा को एनालाइज करें तो हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सूडान कॉन्फ्लिक्ट में भी वो कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि उन वॉर्स में भी प्रेजेंट थे, जो वॉर्स कई सालों तक चलती रही। लेकिन क्या है वो एलिमेंट्स और कैसे पिछले 10 सालों में फॉरेन कंट्रीज की इंटरफेरेंस की वजह से दुनिया भर में लड़ाइयां और भी ज्यादा फ्यूल हुई हैं और भी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, और क्या सूडान कॉन्फ्लिक्ट भी लंबे टाइम तक चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे। इन सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में 1975 से लेकर 2021 तक दुनिया भर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि साल 2010 के बाद यहाँ पर एकदम से राइज आया, लेकिन इससे पहले सब कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल ही चल रहा था। पर ऐसा क्यों, और क्या कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन सूडान क्राइसिस के साथ भी हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले इस पजल को सोल्व करते हैं। जब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के साथ कोल्ड वॉर खत्म हुई, तब ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब दुनिया में हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी, क्योंकि लगभग 1990s के राउंड दुनिया भर में जो लड़ाइयां चल रही थी वो भी कम हो रही थी और उनमें मरने वाले लोग भी कम हो रहे थे, सिर्फ 1994 को छोड़कर, क्योंकि इस साल रवांडन जेनोसाइड हुआ था जिसमें लगभग 100 दिनों में 8 लाख से 10 लाख लोग मारे गए थे। बाकी सिर्फ इन नंबर्स को देखकर हमें पूरी स्टोरी का तो पता नहीं चल सकता, क्योंकि अक्सर वॉर्स में ज्यादातर लोग इनडायरेक्टली मारे जाते हैं, यानी स्टारवेशन की वजह से या फिर बीमारियों की वजह से। बाय द वे 1994 को छोड़कर बाकी सभी सालों में बेटर जियोपॉलिटिक्स की वजह से एक पीसफुल फ्यूचर की उम्मीद करी जा रही थी, और उस टाइम यूनाइटेड नेशन भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी। दुनिया भर की जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने यूएन में डिसाइड करा कि वो जिन देशों में वॉर्स चल रही हैं, यानी बैल्कन रीजन में और वेस्ट अफ्रीका में, वहां पर पीस कीपर भेजेंगे और उन वॉर्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। सोवियत यूनियन के बाद अब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से देखा जा रहा था, क्योंकि इस आइडियोलॉजी की वजह से दुनिया सच में ही शांति की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। साल 2001 शुरू हुआ और उस साल 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमला करा गया। बहुत सारे लोग मारे गए और फिर बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में इन्वेड करा। Right now we have pretty good eyes on building 5. अब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के इन्वेड करने के पीछे रीजन क्या था? अल-कायदा को खत्म करना, अपना बदला लेना और पूरी दुनिया में शांति को बनाए रखना। और इराक में अमेरिका ने इसलिए इन्वेड करा क्योंकि वहां पर था डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, जिसके अल-कायदा के साथ कनेक्शंस थे और जिसके पास कहा जाता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी थे, जिनकी वजह से रीजनल पावर और इवेंचुअली अमेरिका को खतरा हो सकता था। और वैसे भी अमेरिका की आइडियोलॉजी हमेशा से यही रही है कि अगर शांति चाहिए तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन क्या अमेरिका की टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये अप्रोच सही थी? शायद नहीं, क्योंकि उपसाला यूनिवर्सिटी के डेटा ने ये शो करा कि अमेरिका के द्वारा टेररिज्म के खिलाफ जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस करी गई, उसकी वजह से वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली, बल्कि अमेरिका की उस इंटरफेरेंस ने दुनिया भर में आने वाले और कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स के लिए स्टेज सेट कर दिया। लेकिन कैसे?
जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इन्वेड करा तो उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो पावर बैलेंस था वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया, क्योंकि अमेरिका के इंटरफेरेंस के साथ उन देशों में जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी या फिर जो वहां के डिक्टेटर थे उनको हटा दिया गया और न्यू गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा गया। लेकिन इस बीच जो पावर गैप या फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ उसकी वजह से इन देशों में नए कॉन्फ्लिक्ट्स, मिलिटेंट ग्रुप्स और टेंशंस ने जन्म ले लिया। जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट करी तो वहां पर टेररिस्ट्स के साथ साथ बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए, और जब ऐसा हुआ तो उन देशों के कुछ लोगों का दिमाग पूरी तरह से एक्सट्रीमिज्म से भर गया, और फिर यही कारण बना आईसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स के जन्म का। आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब ये बात हुई मिडिल ईस्ट की। इसके अलावा 2001 से लेकर 2010 तक जो वॉर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर हुई उनमें भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे कि सोमालिया, सुडान, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साहेल रीजन में टेररिज्म को खत्म करने के लिए इनडायरेक्टली वॉर्स में इन्वॉल्व होना। अब जितने भी ये देश है ना, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या फिर अफ्रीका में हो, इन देशों में हम आज तक ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर सब कुछ स्टेबल हो चुका है या फिर फ्यूचर में कोई और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और ये पूरी कहानी सुनाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे अमेरिका जैसा देश, जिसको वर्ल्ड सुपर पावर कहा जाता है, वो देश भी इन देशों में सब कुछ स्टेबल नहीं कर पाया। अब बात करते हैं इस टाइम पीरियड के बारे में, यानी 2010 से लेकर 2021 तक। तो ये हैं वो सभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि 2010 से लेकर 2021 के बीच मिडिल ईस्ट में हुए। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। और ये हैं वो सभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि 2010 से लेकर 2021 के बीच अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर हुए। अब अगर हम इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स के रीजन पर ध्यान दें तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, और वो ये है कि इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन था लोगों का अपने देश की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना और वहां के डिक्टेटर को पावर से हटाने के लिए प्रोटेस्ट करना, या फिर किसी देश में दो ग्रुप्स के बीच पावर को लेकर स्ट्रगल होना। तो चलिए बात करते हैं सूडान की हिस्ट्री के बारे में, ताकि अभी तक आपने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा है उसको आप सूडान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिलेट कर पाएं। अगर हम सूडान की बात करें तो 1958 में इब्राहिम अबूद ने मिलिट्री कू करा और पावर में आ गए, और इनके बाद 1969 में गाफर निमेरी ने इब्राहिम अबूद के खिलाफ मिलिट्री कू करा और फिर ये पावर में आ गए। फिर 1985 में अब्दुल रहमान सावर अल दवा ने गाफर निमेरी को पावर से हटा दिया और खुद पावर में आ गए, और फिर इन्होंने जो पावर थी उसको सिविलियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, यानी अब मिलिट्री रूल नहीं करेगी बल्कि सिविलियन गवर्नमेंट रूल करेगी। लेकिन फिर 1989 में उमर अल बशीर ने मिलिट्री कू कर दिया और खुद पावर में आ गए, और अगले 30 सालों तक इन्होंने सूडान पर डिक्टेटरशिप करी, और अपने टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने इतने सारे क्राइम करवाए जैसे कि एथनिक क्लेंजिंग या फिर जेनोसाइड वगैरह, कि इनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी निकाला था। और 2019 में इन दोनों मिलिट्री जनरल्स ने मिलकर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर उमर अल बशीर को पावर से हटा दिया, और अब सूडान में पावर को लेकर इन दोनों जनरल्स के बीच वॉर हो रही है। यानी सूडान में पावर स्ट्रगल हमेशा से ऐसे ही चलता रहा, और जो सूडान की ये प्रॉब्लम है ये उन देशों के साथ बिल्कुल रिजेंबल करी है जिनके बारे में हमने पहले बात करी। 2010 से लेकर 2021 के बीच मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर जो वॉर्स हुई, और जो वॉर्स काफी लंबे टाइम तक चलती रही, इसलिए चांसेस हैं कि अगर सूडान कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी रिजोल्व नहीं करा गया तो ये काफी लंबा चला जाएगा। और वैसे भी उपसाला प्रोग्राम ने ये शो करा है कि आज जो वॉर्स हो रही हैं, इन वॉर्स में 3 गुना ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं उन वॉर्स के कंपैरिजन में जो वॉर्स आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। और आज जो वॉर्स हो रही हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक चल रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज क्रिमिनल नेटवर्क्स को यूज करना और दुनिया भर से टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग मिलना काफी आसान हो चुका है, और अक्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड ऐसी होती है कि उनको पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने की जगह और ज्यादा खींचने का काम कर रही है, वो है वॉर्स में एक्सटर्नल पावर्स या कंट्रीज की इंटरफेरेंस का होना। फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका अकेला ही था जिसको वर्ल्ड सुपर पावर की तरह देखा जा रहा था। बाय द वे अब भी अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर ही है, लेकिन उस टाइम अमेरिका भी बिल्कुल ऐसा था कि अब विश्व शांति की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। पर उसके बाद हुआ क्या? सोमालिया में वॉर, रुवांडन जेनोसाइड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कॉन्फ्लिक्ट्स, अफगान और इराक में वॉर्स, और तो और सूडान की हिस्ट्री में भी जो कुछ वॉर्स हुई हैं, ये सब वॉर्स उस टाइम हुई हैं जब अमेरिका पूरी दुनिया का इंचार्ज बना हुआ था कि हम करवाएंगे शांति। आज भी अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर है, लेकिन आज बहुत सारी कंट्रीज अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर की तरह नहीं देख रही हैं। पिछले 10 सालों में कई सारे देशों ने, यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा जो बाकी देश हैं,
उन्होंने भी उन देशों में अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरफेयर करा जहां पर काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में रीजनल पावर के लिए या फिर इन्फ्लुएंस के लिए सऊदी अरेबिया और ईरान और इनके सपोर्टर्स की वजह से काफी टाइम तक इंस्टेबिलिटी रही। और इसी तरह सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, कतर और टर्की के बीच जो राइवलरी चल रही थी उसकी वजह से पॉलिटिकल ट्रांजिशन काफी ज्यादा लेट हुई और जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो काफी टाइम तक चलते रहे। इसी तरह जो लीबिया और सीरिया में वॉर हुई उसमें रशिया और इजिप्ट अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे और उसकी वजह से वॉर और भी ज्यादा खतरनाक बन गई। और मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। अब इन दोनों देशों के जिन देशों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं वो देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं और हो क्या रहा है कि वॉर और भी ज्यादा लंबी हो रही है। अब अगर बात करें सूडान की तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। सूडान में वॉर हो रही है इन दोनों मिलिट्री जनरल्स के बीच, लेकिन इन दोनों के यमन, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साहिल रीजन में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या फिर जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ इनके रिलेशंस हैं। इसलिए आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जिस देश के साथ अच्छे रिलेशंस हैं वो देश उसको सपोर्ट करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि ये वॉर और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वहां के लोगों को। अभी भी इस बात की उम्मीद करी जा सकती है कि जो सूडान के आसपास वाले देश हैं वो सूडान क्राइसिस को या फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए इसमें इन्वॉल्व हों और उसका रीजन है सूडान के पास रेड सी का होना। इस रेड सी के थ्रू एक साल में 10% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड करा जाता है। अब सऊदी अरेबिया सूडान में पीस करवाने के लिए आगे आ सकता है, पर क्यों? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के प्लान्स हैं ना फ्यूचर ग्रोथ के लिए, उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए रेड सी के आसपास वाले जो एरियाज हैं वहां पर पीस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूएई सूडान में सपोर्ट कर रहा है सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस को और इजिप्ट सपोर्ट कर रहा है रैपिड सपोर्ट फोर्स को, लेकिन सऊदी अरेबिया के यूएई के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं और इजिप्ट के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये देश डिप्लोमेटिक तरीके से इस क्राइसिस को सोल्व करने के लिए आगे आए। इसके अलावा वो सभी देश जो कि सूडान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अगर सूडान में अनस्टेबिलिटी रहती है तो उनको भी खतरा है, क्योंकि अगर वहां पर फुल स्केल वॉर हुई तो बहुत सारे लोग इन देशों की तरफ भागेंगे और उसकी वजह से इन देशों में अनस्टेबिलिटी पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। खैर ये सब तो प्रेडिक्शंस और पॉसिबिलिटीज हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।